आपको मैं एक ऐसा टॉपिक कराऊंगा जो यूपीएससी इकोनॉमिक्स के लिए वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक्स है। अगर हम अलग अलग डिफिकल्ट टॉपिक्स की बात करें यूपीएससी के लिए तो उनमें बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, जैसे बॉन्ड यील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन क्या है, और नीर और रीर क्या है। एक और टॉपिक जो बहुत ही मुश्किल और बहुत ही टेक्निकल है, वो टॉपिक है मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट क्या होता है। तो आज हम इसके ऊपर अच्छे से डिस्कशन करेंगे ताकि आपके जितने भी डाउट्स हैं इस टॉपिक को लेके वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। ठीक, अगर हम एक्सचेंज रेट की बात करें, ये टॉपिक समझने से पहले थोड़ा सा आपको मैं ओवरव्यू दे देता हूं कि अगर हम एक्सचेंज रेट की बात करें तो एक्सचेंज रेट क्या होता है, एक करेंसी की वैल्यू दूसरी करेंसी के अंदर, राइट, कि इट्स द वैल्यू ऑफ वन करेंसी इन अनदर करेंसी। एग्जाम्पल देता हूं कि अगर मैं बोलता हूं $1 इक्वल टू 80 रुपीज, तो वो डॉलर की वैल्यू है रुपीज के अंदर। जैसे मैं मान लो यूएस घूमने जाता हूं, तो मेरे को क्या चाहिए, मेरे को वहां पर डॉलर चाहिए, पर मेरे पास तो यहाँ पर रुपया है, तो मेरे को बैंक से जाके डॉलर खरीदने पड़ेंगे। तो उस केस में $1 खरीदने के लिए मेरे को कितने रुपए देने हैं, वो डॉलर की कीमत हो गई। सही, तो यही होता है एक्सचेंज रेट, कि एक करेंसी के अंदर दूसरी करेंसी की वैल्यू क्या है। अब एक्सचेंज रेट तीन टाइप के होते हैं। ये कौन कौन से एक्सचेंज रेट होते हैं? तीन टाइप के। पहला है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट क्या होता है? यहाँ पर एक्सचेंज रेट डिसाइड करता है सेंट्रल बैंक। इंडिया के केस में डिसाइड करेगा आरबीआई। तो इंडिया एक्सचेंज रेट, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट फॉलो करता था 1993 तक, और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में आरबीआई डिसाइड करता था कि $1 की वैल्यू कितनी रहेगी, कितने रुपए रहेंगे $1 के अंदर। तो सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है कि करेंसी की वैल्यू क्या रहेगी बाकी करेंसीज के मुकाबले, इसलिए इसे हम बोलते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। दूसरा है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। इसमें क्या होता है, एक्सचेंज रेट डिटरमिन होते हैं मार्केट फोर्सेस के थ्रू, सप्लाई एंड डिमांड के थ्रू। मतलब करेंसी की सप्लाई कितनी हो रही है देश के अंदर, ये डिसाइड करेगा दोनों करेंसीज की वैल्यू कितनी है। मतलब डॉलर की सप्लाई जो इंडिया के अंदर आएगी वो डिसाइड करेगा डॉलर और रुपये का एक्सचेंज रेट क्या है। यूरो की जो सप्लाई इंडिया के अंदर रहेगी वो डिसाइड करेगा एक्सचेंज रेट क्या है। और इस केस के अंदर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के अंदर कोई इंटरवेंशन नहीं होता। मतलब आरबीआई कोई इंटरवेन नहीं करेगा, सेंट्रल बैंक कुछ इंटरवेंशन नहीं करेगा, सारा एक्सचेंज रेट मार्केट फोर्सेस ही डिसाइड करेंगे। बट इसके साथ साथ एक और एक्सचेंज रेट है जो है मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, जिसकी आज हम डिस्कशन करेंगे। मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट क्या होता है? एक्सचेंज रेट डिसाइड तो करते हैं मार्केट फोर्सेस, बट वहां पर आरबीआई कभी कभी इंटरवेंशन कर सकता है। डेफिनेशन बोले तो एक्सचेंज रेट डिटरमिन्ड बाय मार्केट फोर्सेस बट विद ओकेजनल इंटरवेंशन ऑफ आरबीआई और से सेंट्रल बैंक। इंडिया मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट फॉलो कर रहा है 1993 के बाद से। मतलब 1993 तक हम लोगों ने फिक्स्ड एक्सचेंज रेट फॉलो किया, उसके बाद हम लोग आ गए मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के ऊपर। अब समझते हैं काम कैसे करता है। ठीक, अब ये जो कंसेप्ट है आपको ये मैं समझाऊंगा एक कहानी के थ्रू, तो उससे और अच्छी क्लैरिटी रहेगी। कि मैं बात करता हूं 2020 की। ठीक, अब 2020 में क्या हुआ? 2020 के कारण 2020 में कोविड था। कोविड के कारण ग्लोबली लॉकडाउन थे, और लॉकडाउन के कारण क्या हुआ, ग्लोबल डिमांड कम हुई। अब ग्लोबल डिमांड कम होने के कारण क्या हुआ, एक्सपोर्टर्स को प्रॉब्लम हुई। एक्सपोर्टर्स को प्रॉब्लम हुई क्योंकि डिमांड कम है तो सामान बेचेंगे कैसे। फिर एक और भी हुआ कि कोविड के कारण क्या हुआ, स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ। स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ मतलब शेयर के प्राइस गिर गए। तो जिन लोगों की, तो एक बात समझिए, मान लिया कोई चीज 100 रुपए की है और वो एकदम से उसका प्राइस 50 रुपए आ जाता है। हमें पता है कि उसकी एक्चुअल प्राइस 100 रुपया ही है, किसी कारणवश वो 50 का आ गया है, तो अगर मेरे पास पैसे होंगे तो मैं क्या करूंगा, मैं खरीद लूंगा झट से, क्योंकि मेरे को पता है फायदा होगा। तो कोविड टाइम में क्या हुआ, स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ। तो क्रैश हुआ तो फॉरेन इन्वेस्टर्स को लगा कि अब जब प्राइसेस कम हो गए हैं हमें शेयर्स खरीद लेने चाहिए। तो इसके कारण क्या हुआ, एफडीआई एफपीआई का इंडिया के अंदर हुआ बहुत सारा इनफ्लो। और इस इनफ्लो के कारण क्या हुआ, रुपया हुआ फिर से एप्रिशिएट, और इस एप्रिशिएशन के कारण हमें पता है कि एक्सपोर्टर्स फिर से प्रॉब्लम में आ गए। तो एक्सपोर्टर्स डबल प्रॉब्लम में आए, क्यों? क्योंकि रुपया एप्रिशिएट भी कर रहा था, ग्लोबल डिमांड भी कम हो गई थी। अब ग्लोबल डिमांड को बढ़ाने के लिए आरबीआई तो कुछ नहीं कर सकता,
आरबीआई कहाँ काम कर सकता है? रुपी एप्रिसिएशन वाले काम में कर सकता है, क्योंकि आरबीआई एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी भी देखता है। तो आरबीआई ने इसको समझा, तो आरबीआई ने क्या किया यहां पर, मींस आरबीआई कैसे हेल्प कर सकता है? रुपया एप्रिशिएट हुआ क्योंकि डॉलर की सप्लाई बढ़ गई थी। मतलब हो क्या रहा था, एफडीआई एफपीआई इंडिया के अंदर आए, इंडिया के बैंक्स को डॉलर दिए, बदले में रुपए लिए, और फिर ये रुपए स्टॉक मार्केट में लगाए। इसके कारण इसका इंपैक्ट क्या है? इसका इंपैक्ट है रुपी एप्रिशिएशन। तो ये रुपी एप्रिशिएशन क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि डॉलर की सप्लाई बढ़ गई है। अगर मेरे को एक्सपोर्टर्स को हेल्प करना है तो मेरे को रुपी एप्रिशिएशन रोकना पड़ेगा, या फिर मेरे को रुपी डेप्रिशिएट करना पड़ेगा, बिकॉज हमें यह पता है डेप्रिशिएशन हेल्प्स एक्सपोर्टर्स, डेप्रिशिएशन से एक्सपोर्ट सस्ते हो जाते हैं। तो समझिए, रुपी एप्रिशिएट क्यों हुआ? क्योंकि डॉलर की सप्लाई बढ़ गई। अगर आरबीआई किसी तरीके से डॉलर की सप्लाई कम कर दे तो आपको नहीं लगता कि रुपया डेप्रिशिएट हो जाएगा? तो आरबीआई क्या कर सकता है यहां पे? आरबीआई डॉलर की सप्लाई कम करने के लिए क्या करेगा? इन बैंक से डॉलर ले लेगा। जब मैं बोलता हूं मार्केट की मार्केट के अंदर डॉलर का इनफ्लो बढ़ गया है, तो मार्केट का मतलब बैंक की बात हो रही है, आरबीआई की बात नहीं हो रही है। तो आरबीआई अगर डॉलर्स परचेज करेगा तो ऑब्वियसली इसके बदले इसको कुछ देना भी पड़ेगा, वो रुपया ही देगा। तो यहां पे क्या हो रहा है, इसको मैं क्या बोलूंगा? दिस इज आरबीआई बाइंग डॉलर्स। ठीक, आरबीआई ने डॉलर्स बाय किए। अब इसका इंपैक्ट क्या रहेगा? अब आप ये समझिए, जब डॉलर्स बाय किए तो बैंक के पास डॉलर्स कम हो गए, सप्लाई कम हो गई बैंक के पास, तो इसके कारण रुपया करेगा डेप्रिशिएट। अपना यही तो मकसद था कि रुपया डेप्रिशिएट करवाना है ताकि एक्सपोर्टर्स को फायदा करा सको। दूसरा क्या होगा, आरबीआई के पास डॉलर्स बढ़ जाएंगे तो इसके कारण फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ जाएगा। तीसरी बात, बैंक के पास रुपया भी तो ज्यादा आ जाएगा, इसके कारण क्या होगा? लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। अब अगर बहुत ज्यादा एफडीआई एफपीआई आती है और बहुत ज्यादा आरबीआई को डॉलर बाय करने पड़ते हैं और बहुत ज्यादा रुपए की इंजेक्शन होती है, तो ये लिक्विडिटी बहुत ज्यादा बढ़ेगी और इसके कारण इन्फ्लेशन भी हो सकती है। इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा होगी, तो इन्फ्लेशन होने के कारण क्या होगा? मार्केट हो जाएगा अनस्टेबल। तो मार्केट अनस्टेबल हो गया, मार्केट को स्टेबलाइज कैसे करें? अब पहले तो ये समझिए मार्केट अनस्टेबल क्यों हुआ। मार्केट अनस्टेबल इसलिए हुआ बिकॉज लिक्विडिटी बढ़ी। किसी तरीके से अगर आरबीआई ये लिक्विडिटी कम कर दे तो मार्केट फिर से स्टेबलाइज हो जाएगी। तो लिक्विडिटी कम करने के लिए आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशंस कंडक्ट करेगा, बॉन्ड्स सेल करेगा बैंक्स को, और यही डॉलर यही रुपीस जो है ये वापस उठा लेगा, लिक्विडिटी कम कर देगा। तो ऐसा करने से मार्केट स्टेबलाइज हो जाएगी, ये बॉन्ड सेल करने से मार्केट स्टेबलाइज हो जाएगी, इसलिए इन बॉन्ड्स को हम बोलेंगे मार्केट स्टेबलाइजेशन बॉन्ड्स। और इस पूरे प्रोसेस को जब आरबीआई मार्केट स्टेबलाइजेशन बॉन्ड्स इशू कर रहा है, इस पूरी स्कीम को मैं बोलूंगा मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम या फिर स्टरलाइजेशन। ये एक पीवाईक्यू है कि स्टरलाइजेशन क्या होता है, राइट? तो आई होप आप, तो अब आप ये समझिए कि आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई ने इंटरवेन करके रुपए को डेप्रिशिएट कर दिया। अब मान लीजिए एक्सचेंज रेट था $1.70। अब जब एफडीआई एफपीआई का इनफ्लो हुआ, ये बात कर रहा हूं मैं, एफडीआई एफपीआई का इनफ्लो हुआ, तो ये तो नहीं है कि $1.60 एकदम से हो गया होगा, ऐसा तो नहीं हुआ होगा। एफडीआई का इनफ्लो होने से थोड़ी एफडीआई आई तो रुपया एप्रिशिएट करके 69 गया होगा, 69 का 68 गया होगा, 68 का 67 गया होगा, देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम से 6 महीने के अंदर अंदर एक्सचेंज रेट 70 से 60 आया होगा। तो यहां पर क्या है,
एक्सचेंज रेट कौन डिसाइड कर रहा है? एक्सचेंज रेट डिटरमिन्ड बाय सप्लाई एंड डिमांड। बट जब $1.60 हो जाता है तब आरबीआई को लगता है अब इंटरवेन करना चाहिए, अब एक्सपोर्टर्स को प्रॉब्लम हो रही है, तो तब आरबीआई क्या करता है? तब आरबीआई डॉलर्स बाय करेगा, और तब $1 इक्वल टू 65 आएगा, 63 आएगा, 67 आएगा। इस पे डिपेंड करता है आरबीआई मार्केट से डॉलर कितने उठाता है, कितने सक इन करता है। तो अब यहां पर आप देखिए, एक्सचेंज रेट डिटरमिन्ड बाय सप्लाई एंड डिमांड। रोज तो आरबीआई नहीं डिसाइड कर रहा, रोज तो आरबीआई इंटरवेन नहीं कर रहा, बट देयर वुड बी ओकेजनल इंटरवेंशन बाय आरबीआई। तो आरबीआई क्या कर सकता है? आरबीआई डॉलर्स बाय कर सकता है और इंटरवेन कर सकता है। तो ये तो था कि आरबीआई डॉलर्स बाय करेगा और उससे क्या होगा कि रुपया डेप्रिशिएट करेगा। अब मैं आपको एक दूसरा सिनेरियो दिखाता हूं जो 2022 में हुआ, एक दूसरी कहानी। 2022 में क्या हुआ? 2022 में एफडीआई एफपीआई का इंडिया से हुआ आउटफ्लो। ये एफडीआई एफपीआई का आउटफ्लो क्यों हुआ? इस कंसेप्ट समझिए कि यूएस के अंदर 2022 के अंदर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ी। इन्फ्लेशन पैन वर्ल्ड बढ़ी थी बिकॉज रशिया यूक्रेन वॉर था, क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ा था। बट एट द सेम टाइम जो स्टिमुलस पैकेज यूएस ने दिया था 2020 में 2021 में, उसका इंपैक्ट दिखने लगा, लिक्विडिटी बढ़ी और उसके कारण इन्फ्लेशन बढ़ा। तो यूएस में पिछले 30 सालों का सबसे ज्यादा 30 सालों का रिकॉर्ड टूट गया इन्फ्लेशन का। तो फिर क्या हुआ कि जब इन्फ्लेशन बढ़ी तो यूएस फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए। तो यूएस फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए तो इंडिया से एफपीआई का हुआ आउटफ्लो। आप ये समझिए कि यूएस फेडरल रिजर्व अगर बॉन्ड इशू करता है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, उसके ऊपर अगर वो 4% इंटरेस्ट रेट दे रहा है, और अगर आरबीआई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू कर रही है और वो उसके ऊपर 4% इंटरेस्ट ही देगी, तो कोई इन्वेस्टर कौन सा बॉन्ड खरीदेगा? वो हमेशा यूएस फेडरल रिजर्व का बॉन्ड ही खरीदेगा। पर अगर यूएस, तो इस केस में अगर इंडिया को, अगर आरबीआई को अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेचनी है तो उसको यहां पर इंटरेस्ट रेट 5% रखना पड़ेगा। तो इस 1% का डिफरेंस रहेगा, तो इस डिफरेंस को बोलते हैं इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल। इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल क्या है? डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट रेट्स ऑन टू सिमिलर डेट इंस्ट्रूमेंट्स। तो अब अगर यूएस, तो 1% का डिफरेंस होगा तो बाहर के लोग हमारे यहां पर इन्वेस्ट करेंगे। अब अगर यूएस फेडरल रिजर्व इस 4% को 5% कर देगा तो ये इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल खत्म हो गया है। अब इसके कारण एफपीआई को कोई इंटरेस्ट नहीं है इंडिया में इन्वेस्ट करने का, वो इंडिया से आउटफ्लो करेगी। तो एफडीआई एफपीआई आउटफ्लो हुआ, इसके कारण क्या हुआ? रुपया डेप्रिशिएट हुआ। एक और चीज हुई, एक और चीज क्या हुई कि क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ा डॉलर्स में। कि क्रूड ऑयल से एग्जांपल $100 से $120 हो गया। तो जब क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ा, ये मान लीजिए इंडिया है, तो अगर क्रूड ऑयल का प्राइस $100 से $120 हुआ तो इंडिया से डॉलर्स का आउटफ्लो बढ़ गया। डॉलर्स का आउटफ्लो बढ़ने से रुपया फिर से डेप्रिशिएट कर गया। तब आप ये बात समझिए, आप ये बात समझिए कि इनिशियली मान लीजिए क्रूड ऑयल का प्राइस था $100 और $1 था 50 रुपए। तो इंपोर्ट कैसे होगा कि मान लीजिए हमारे पास बीपीसीएल है और बीपीसीएल को इंपोर्ट करना है अरामको से, जो एक सऊदी अरेबियन ऑयल कंपनी है। तो वो उससे 1 बैरल ऑयल तो लेगा, पर पेमेंट कैसे करेगा? बीपीसीएल के पास तो रुपए हैं और $1 50 रुपए का है, तो बीपीसीएल को 1 बैरल खरीदने के लिए $100 देने जरूरी है। तो उसको बैंक से $100 खरीदने पड़ेंगे। तो उसे क्या करना पड़ेगा? बैंक को 5,000 रुपए देने पड़ेंगे, तब जाके उसके पास $100 आएंगे और एसबीआई यही $100 सऊदी अरेबिया किसी बैंक को दे देगी, सऊदी अरेबियन बैंक को दे देगी, और सऊदी अरेबियन बैंक फिर इसी के बदले जो करेंसी है रियाल, उतना वर्थ का रियाल अरामको को दे देगी। ये सारा काम ऐसे होता है, राइट? अब आप बात समझिए, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि जब क्रूड ऑयल का प्राइस $100 था और $100 था और
एक्सचेंज रेट 50 रुपए था, तो 1 बैरल खरीदने के लिए बीपीसीएल को देना पड़ा 5,000 रुपए। अब मान लीजिए ये 100 से $120 हो जाता है। अब अगर $120 होगा, मैं मानता हूं, सपोज करता हूं कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है। अगर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट हुआ तो एक्सचेंज रेट फिर 50 ही रहेगा और हमें 6,000 रुपए देने पड़ेंगे। तो मतलब अगर क्रूड ऑयल महंगा हुआ तो हमारे लिए क्रूड ऑयल रुपीज टर्म्स में महंगा हो गया, क्रूड ऑयल महंगा होगा तो डीजल भी महंगा होगा, डीजल महंगा होगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंडिया में बढ़ेगा। मतलब इरिगेशन महंगी हो जाएगी, मतलब कंपनीज के लिए डीजे सेट का बैकअप महंगा हो जाएगा, ट्रक से ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाएगा, ओवरऑल इन्फ्लेशन आएगी। तो ये बात आप दिमाग में रखिए कि अगर क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ेगा तो उसके कारण डीजल का प्राइस भी बढ़ेगा, उसके कारण कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी बढ़ेगा, उसके कारण ओवरऑल इन्फ्लेशन होगी। ये बात आप समझिए। तो इस केस में क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ा, हमने एक्सचेंज रेट सेम रखा तो भी रुपी टर्म्स में बढ़ा, पर ऐसा हुआ नहीं। एग्जैक्टली क्या हुआ कि जब क्रूड ऑयल का प्राइस $100 से $120 हुआ तो इसके कारण रुपया भी डेप्रिशिएट किया। समझ में आ रही बात? रुपया डेप्रिशिएट क्यों किया? क्योंकि डॉलर का आउटफ्लो बढ़ गया, तो इफेक्टिवली हमें 7200 देना पड़ा। तो अब आप ये बात समझ रहे हैं कि जब रुपया डेप्रिशिएट होता है तो इंडिया में इन्फ्लेशन क्यों होती है? क्योंकि रुपया अगर डेप्रिशिएट हुआ तो हमने अगर $100 पे का क्रूड ऑयल था, अगर क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ता भी नहीं और रुपया अगर डेप्रिशिएट होकर 50 से 60 हो जाता, तो पहले मैं 5,000 रुपए दे रहा था क्रूड ऑयल का, अब मैं 6,000 रुपए को देना पड़ेगा। तो आप ये समझिए कि अगर क्रूड ऑयल का प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ता भी नहीं है, पर अगर एफडीआई एफपीआई का इंडिया से आउटफ्लो होता है तो रुपया डेप्रिशिएट करेगा, हमारे लिए क्रूड ऑयल का प्राइस रुपी टर्म्स में बढ़ जाएगा। और अगर क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ता है तो उस केस में डबल प्रॉब्लम है। एक तो क्रूड ऑयल का प्राइस एब्सोल्यूट टर्म्स में बढ़ गया, दूसरा क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ने के कारण क्या होगा, डॉलर का आउटफ्लो होगा, रुपया डेप्रिशिएट भी करेगा। तो ये स्टेटस हुआ था एग्जैक्टली 2022 के अंदर कि एफडीआई, अब ये समझिए कि एफडीआई एफपीआई का आउटफ्लो हो रहा है जिसके कारण रुपया डेप्रिशिएट हुआ। ऊपर से क्या हुआ, 2022 के अंदर डॉलर की वैल्यू बढ़ी, क्रूड ऑयल महंगा हुआ, 100 से $120 हुआ, इसके कारण और रुपया डेप्रिशिएट हुआ, इसके कारण इन्फ्लेशन बढ़ गई। तो पॉइंट इज ये होने के कारण भी आपको ले चलता हूं आगे कि 100 से $120 हुआ तो इसके कारण भी रुपया डेप्रिशिएट हुआ। तो अगर रुपया डेप्रिशिएट होगा तो ये मैं आपको समझा चुका हूं, रुपया डेप्रिशिएशन के कारण क्या होगा, हमारे लिए क्रूड ऑयल प्राइस इन रुपी टर्म्स बढ़ेगा, और क्रूड ऑयल प्राइस रुपी टर्म्स बढ़ेगा तो ये आपको मैं यहां पर बता चुका हूं कि डीजल का प्राइस भी बढ़ेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगी और इन्फ्लेशन भी हो जाएगी। तो इफेक्टिवली ये इन्फ्लेशन कॉमन मैन को इंपैक्ट करेगी। इसमें आरबीआई क्या कर सकता है, अब समझिए कि रुपया डेप्रिशिएट क्यों हुआ, क्योंकि एफपीआई का आउटफ्लो प्लस इंक्रीज इन क्रूड ऑयल प्राइस, इसके कारण क्या हो रहा है, बेसिकली इफेक्टिवली क्या हो रहा है कि बैंक को रुपए दे रहे हैं और बैंक से डॉलर ले रहे हैं और वो डॉलर बाहर जा रहा है। ऐसे तो काम चलेगा। एफडीआई जो है, एफपीआई जो है, उसने इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा है। आउटफ्लो जब होगा एफपीआई क्या करेगा, एफपीआई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर अपने शेयर्स बेच देगा, बदले में रुपए ले लेगा। दिस इज स्टेप नंबर 1। और बाद में एफपीआई क्या करेगा, यही रुपए जाके बैंक को दे देगा और बैंक से डॉलर लेके आउटफ्लो हो जाएगा। दिस इज स्टेप नंबर 2। तो ऐसे एफपीआई का आउटफ्लो होगा। डॉलर वाला कंसेप्ट आपको मैं बता चुका हूं। तो इसके कारण रुपया होगा डेप्रिशिएट। रुपया डेप्रिशिएशन मतलब इन्फ्लेशन। तो अब आरबीआई ये इन्फ्लेशन कैसे काउंटर कर सकती है, आरबीआई ये बताएगा, मैं आपको समझा रहा हूं कि रुपया डेप्रिशिएट क्यों हुआ, बिकॉज बैंक के पास डॉलर की सप्लाई कम हो गई। किसी तरीके से अगर आरबीआई बैंक के पास डॉलर की सप्लाई बढ़ा दे
तो हम रुपया डेप्रिसिएशन रोक सकते हैं या फिर हम रुपये को अप्रिशिएट करवा सकते हैं। तो आरबीआई क्या कर सकता है? आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई बैंक को डॉलर दे देगा और बदले में रुपया ले लेगा। इधर क्या हो रहा है? आरबीआई सेलिंग डॉलर्स। अब इसका इंपैक्ट क्या रहेगा? पहला इंपैक्ट, डॉलर इनफ्लो मार्केट में बढ़ गया, रुपया एप्रिशिएट करेगा। बैंक ने, आरबीआई ने अपने डॉलर्स बैंक को दिए हैं, तो आरबीआई के पास डॉलर्स कम हो गए तो फॉरेक्स रिजर्व कम हो जाएगा और लिक्विडिटी भी कम हो जाएगी, बिकॉज बैंक ने रुपए दिए हैं आरबीआई, लिक्विडिटी भी कम हो जाएगी। सही है। तो यहां पर फिर से आरबीआई ने क्या किया? आरबीआई ने इंटरवेन किया है। आरबीआई ने डॉलर्स को सेल किया है और रुपए को अप्रिशिएट करने में हेल्प की है। अब एक बात समझिए कि मान लीजिए $1.70 था, तो एकदम से तो $1.80 नहीं हुआ होगा, वो एफडीआई एफपीआई का इनफ्लो हुआ तो 71 हुआ होगा, 72 हुआ होगा, धीरे धीरे करके 6 महीने में 80 गया। अब इस टाइम जब वो 70 से 80 गया तो उस टाइम एक्सचेंज रेट कौन डिसाइड कर रहा था? यहां पर एक्सचेंज रेट डिसाइड कर रहे थे सप्लाई एंड डिमांड। बट अब जब ये 80 हो गया तब आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई सेल करेगा डॉलर्स को, और ये फिर $1.75 आएगा, 73 आएगा, जितना भी आएगा उस पर डिपेंड करता है आरबीआई कितना सेल कर रहा है। सही है। यहां पर भी क्या हो रहा है? एक्सचेंज रेट डिटरमिन्ड बाय सप्लाई एंड डिमांड बट विद ओकेजनल इंटरवेंशन बाय आरबीआई। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे कि मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट क्या होता है। समराइज कर देता हूं। यहां क्या होता है? एक्सचेंज रेट डिसाइड कौन करता है? मार्केट फोर्सेस। बट आरबीआई कभी कभी इंटरवेन कर सकता है। कभी कभी इंटरवेन कब करेगा? जब बहुत ज्यादा रुपए एप्रिशिएट कर रहा होगा एफडीआई एफपीआई इनफ्लो के कारण, तो आरबीआई वो डॉलर्स बाय कर लेगा। और जब बहुत ज्यादा रुपए डेप्रिशिएशन हो रहा होगा क्रूड ऑयल प्राइस बढ़ने के कारण या फिर एफडीआई एफपीआई आउटफ्लो के कारण, उस टाइम उस डेप्रिशिएशन को रोकने के लिए आरबीआई डॉलर सेल करेगा। तो बस यही है मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, जहां पर आरबीआई कभी कभी इंटरवेन करेगा। फिक्स्ड में क्या है? आरबीआई ही डिसाइड करता है एक्सचेंज रेट क्या है। फ्लोटिंग में क्या है? सप्लाई एंड डिमांड डिसाइड करती है एक्सचेंज रेट क्या है, आरबीआई इंटरवेन नहीं करेगा। मैनेज के अंदर क्या होगा? दोनों का मिक्स होगा।